हेलो एवरीवन। टेस्ट डिस्कशन में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का आपको एक टेस्ट दिया गया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसी का आज डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करें। हम है चेंज लर्निंग स्पेयर CLS और हम आपके लिए क्लास 10th बोर्ड्स के लिए बेस्ट प्रिपरेशन लेके आए हैं। आपको टाइमली एवरीडे पीरियोडिकली टेस्ट दिए जाते हैं, उसका डिस्कशन हम यहाँ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। The letter A is constructed of a uniform wire of resistance 1 ohm per centimeter. ओके, क्या पता चला इससे हमें कि 1 सेंटीमीटर की वायर कितनी होगी, 1 ओम की रेजिस्टेंस कैरी करेगी। क्लियर है इतना? ठीक है। द साइड्स ऑफ द लेटर आर 20 सेंटीमीटर एंड द क्रॉस पीस इन द मिडल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये आपका ए है, थोड़ा फिर से बनाते हैं, ये आपका ए है तो ये वाली और ये वाली साइड कितनी है 20 और बीच का जो क्रॉस है ये कितना है 10। तो एक बार इसको मैं मार्क कर देता हूं दूसरे कलर से। तो ये वाली साइड है आपकी 20, ये वाली साइड है आपकी 20, ये वाली साइड है आपकी 10। अच्छा 20 सेंटीमीटर है मतलब 20 ओम्स है, हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर 1 ओम है, तो 20 सेंटीमीटर 20 ओम होगा, यूनिटरी मेथड। ठीक है। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है एंड द वर्टेक्स एंगल इज 60 डिग्री। वर्टेक्स एंगल क्या होता है बच्चे? ये जो टॉप का एंगल होता है। इतना हमें पता है कि ए जो होता है वो आइसोसलेस होता है ना। अच्छा, अगर आइसोसलेस है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बेस एंगल सेम होंगे, है ना। वर्टेक्स 60 डिग्री है, बेस सेम है, तो थोड़े समझदार लोग तो बता ही देंगे कि बेस एंगल की वैल्यू क्या है। सपोज करो थीटा है बेस एंगल की वैल्यू, तो थीटा प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी बेसिक है ना, तो इससे थीटा की वैल्यू भी 60 डिग्री आ जाती है। आप सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल्स भी कितने हैं 60 60, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हाँ या ना। अच्छा जी, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका ये हॉरिजॉन्टल साइड 10 है तो ये वाली साइड भी 10 होगी, ये वाली साइड भी 10 होगी, हाँ या ना। अगर इतना पार्ट देख लीजिए, मेरा हाथ दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक का पार्ट 10 है तो यहां से यहां तक का पार्ट कितना हुआ 20 माइनस 10 विच इज 10। सेम ये वाला पार्ट नीचे का कितना हुआ 20 माइनस 10 विच इज 10। ठीक है, फिर से ड्रॉ करूं मैं। अच्छा, जहां जहां 10 बोल रहा हूं वहां 10 सेंटीमीटर भी और 10 ओम भी है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ओम। रीड्रॉ करता हूं एक बार, ठीक है, और अच्छे तरीके से अब रेजिस्टर्स की फॉर्म में। कुछ इस तरह बनेगा अरेंजमेंट, वेयर दिस इज 10 ohms, this is 10 ohms, this is 10 ohms, this is 10 ohms and this is 10 ohms। इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट लाइन पढ़िए, द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द लेग्स विल बी, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, एक नकली बैटरी लगा देते हैं। हमें जब रेजिस्टेंस निकालना होता है, याद है पढ़ाया था, एक नकली बैटरी लगा दें। चलिए एक नकली बैटरी लगा दी। नकली बैटरी में से करंट निकलेगा, यहां से यहां जाएगा, यहां जाएगा। अच्छा, वो टूट के थोड़ा इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, फिर ये वाला यहां पे जाएगा, घूम के इसमें आएगा, ये इसमें आएगा। अच्छा, ये वाला जो है इधर वाला राइट में जा रहा है वो इधर आएगा, दोनों मिलेंगे और लास्ट में कॉमन करंट आएगा।
एरोज देख लीजिए बोर्ड पे अगर समझ नहीं आया तो। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्व भी तो करना है, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करते हैं। पहले इसको मैं थोड़ा फिगर को, चलो छोटा बाद में करूंगा, पहले आपको समझा देता हूं। ये दोनों जो है ऊपर वाले 10 ये सीरीज में है, क्योंकि जो करंट इस 10 में से जाएगा वो बिना डिस्ट्रीब्यूट हुए यहीं से इस 10 में भी जाएगा, हाँ या ना, कहीं टूट नहीं रहा करंट, जितना इसमें जा रहा है नीचे वाले में उतना ही घूम के इस वाले राइट वाले में जा रहा है, हाँ या ना, जितना इधर लेफ्ट वाले में जा रहा है वही आगे घूम के राइट में जा रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा बीच में। तो दोनों किस में हुए, सीरीज में हुए, है ना। तो इन दोनों को पहले एक बार रिजॉल्व कर लें। 10 और 10 सीरीज में कितने होते हैं, सीरीज में तो R1 प्लस R2 करते हैं ना हम, तो 10 और 10 कितने हो गए, 20 ओम्स। ठीक है, मैं एक बार डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूं। चलिए इस बार इन दोनों को 10 और 10 को कंबाइन करके 20 करके ही रीड्रॉ करता हूं मैं डायग्राम को। है ना, ये था डायग्राम, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, और टॉप वाला कितना है 20, हाँ या ना। करंट यहां से जाएगा और यहां पे निकलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, 20 और 10 क्या है, पैरेलल में है, इन दोनों को साथ में रिजॉल्व कर दूं मैं। चलिए कर देते हैं इनको रिजॉल्व, इस दोनों को रिजॉल्व कर देते हैं। 20 और 10 अगर पैरेलल में है बच्चों, तो रिजॉल्व करने के बाद क्या हो जाएंगे, आता है निकालना, या वो भी बताऊं। 1/r इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/20 इक्वल्स टू एलसीएम लो 20, 2 प्लस 1 3/20। अगर 1/r इक्वल्स टू 3/20 है तो r क्या आ जाएगा 20/3। 20/3 की वैल्यू क्या होती है डेसिमल में, 6.7 ओम्स। ठीक है, तो इन दोनों को मिला दूं अगर मैं पैरेलल में, तो आंसर कितना आ गया 6.7 ओम्स। क्लियर है। अब मैं एक फाइनल डायग्राम बनाता हूं। फाइनल में ये वाला 10 इसका जो कॉम्बिनेशन आया है वो कितना आया है 6.7, 10, 6.7 और ये वाला 10, ये तीनों किस में आ गए सीरीज में। तो एक बार ड्रॉ कर लिया जाए। डायग्राम की जो स्किल्स है मेरी वो थोड़ी गड़बड़ है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनती है, माफ कर देना उसके। ठीक है, तो ये 10 ओम है, ये 6.7 है, ये भी 10 ओम है। अब ये तीनों किसमें है सीरीज में है, तो जो आंसर आएगा तीनों को ऐड कर दूं बस, हाँ या ना। तो आर नेट फुल सर्किट का कितना आ जाएगा मेरे पास 10 प्लस 6.7 प्लस 10 which is 26.7 ohms. Is that clear? I hope it's clear. एक बार मैं हट जाता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। आई होप दिख रहा है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, एक बार आंसर चेक कर लें। ये लीजिए ए ऑप्शन था 26.7 ओम्स, टिक लगा दें हम। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज। ये भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, मतलब आर नेट निकालना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, कम आता है पेपर में बट ट्रिकी है, एक बार कर लो क्योंकि इसके जैसे और क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाओगे फिर। ठीक है जी, चलिए इसमें मैं कुछ जुगाड़ बताऊंगा आपको, बहुत जबरदस्त जुगाड़। ठीक है, आपको बस ध्यान देना है। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ए पॉइंट पे लेट अस सी पोटेंशियल। अब मैं पोटेंशियल जहां जहां बोल रहा हूं पोटेंशियल समझ लेना, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल रहा, जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस अलग से बोलूंगा, पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। ए पॉइंट पे लेट अस अज्यूम पोटेंशियल है ए, ठीक है, जो दिया हुआ है। सी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है सी, सिंपल सी बात है।
पर आप देखो सी पॉइंट और ई पॉइंट कनेक्टेड है वायर से, हाँ या ना, और सी और ई के बीच में, मतलब यहां से अगर यहां जाए रास्ते से, इस रास्ते से, तो सी और ई के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा तो सी और ई का पोटेंशियल क्या हुआ, सेम हुआ। तो ई को काट के यहां पे भी सी लिख दूं मैं, तो इस जगह भी क्या हो गया, सी। ठीक है, अच्छा अब इधर से सी से आगे बढ़ते हैं राइट हैंड साइड को, यहां ड्रॉप हुआ पोटेंशियल, यहां पे आंसर आया आपका डी, यहां पे पोटेंशियल क्या है, डी। फिर डी और एफ जो है यहां से ऊपर से स्ट्रेट कनेक्ट हुआ है विदाउट एनी रेजिस्टर, शॉर्ट हुआ है एक तरीके से, विदाउट एनी रेजिस्टर हुआ है, मतलब डी और एफ में पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा। अगर करंट यहां से जाए ऊपर से तो उसको कोई पोटेंशियल डिफरेंस महसूस नहीं होगा ना कुछ, क्योंकि ड्रॉप ही नहीं होगा, जब रेजिस्टेंस नहीं है तो ड्रॉप नहीं होगा ना। ठीक है, तो डी और एफ पे पोटेंशियल मतलब सेम हो गया, तो एफ को भी काट के मैं क्या लिख सकता हूं, डी लिख सकता हूं। तो एफ को काट दिया और ई को काट दिया। ठीक है, और लास्ट में बी है ही, लास्ट में बी है। अब सारे इसका ध्यान देना, सारे रेजिस्टर्स का ध्यान देना। इन रेजिस्टर्स को मैं नाम दे देता हूं एक बार। पहला रेजिस्टर को आप नाम दे दो पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस और टी। ठीक है, 5 रेजिस्टर है, पी क्यू आर एस टी। सबकी बात करें इंडिविजुअली, चलिए इंडिविजुअली बात करते हैं हम सबकी। अगर मैं रेजिस्टर पी के बारे में बात करूं तो उसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ए और सी है ना। पी जो रेजिस्टर है उसके एक साइड ए है, एक साइड सी है, हाँ या ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सी माइनस ए, सी माइनस ए होगा ना। चलिए भाई, तो सी माइनस ए, अच्छा सी माइनस ए होगा या ए माइनस सी होगा। एक्चुअली करंट ए की साइड से आ रहा है तो ज्यादा पोटेंशियल ए की साइड है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना। चलिए कोई नहीं, तो ए माइनस सी है पी का पोटेंशियल डिफरेंस, ए माइनस सी। अब रेजिस्टर क्यू की बात करते हैं, सेकंड रेजिस्टर जो है उसके अक्रॉस कितना होगा, सी माइनस डी, दिख रहा है सबको। उसके एक साइड क्या है, सी, दूसरी साइड जस्ट डी, तो उसके अराउंड क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, सी माइनस डी। ठीक है जी, अब आर रेजिस्टर की बात कर लेते हैं। आर रेजिस्टर में क्या होगा भाई, आर रेजिस्टर में जो दोनों साइड है, एक साइड डी है और दूसरी साइड सी है। आप कहोगे सर यहाँ तो ई है, नहीं ई नहीं है, मैंने काट के सी कर दिया था, याद है, क्योंकि पोटेंशियल ई और सी की वैल्यू सेम थी। तो डी और सी है क्यू आर के अराउंड, तो आर के अराउंड सी माइनस डी लिखूं या डी माइनस सी लिखूं, आर के अराउंड सी माइनस डी लिखूं या डी माइनस सी लिखूं। सपोज करो बच्चों ये एक रेजिस्टर है, पेन दिख रहा है, ये एक रेजिस्टर है और मैं करंट हूं, मैं इसके थ्रू इधर से निकलूं या इसके थ्रू इधर से निकलूं। ठीक है, दोनों केसेस में रेजिस्टर की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस एक साइड में प्लस आ जाएगा, एक साइड में माइनस आ जाएगा, हाँ या ना। तो मैं इसको C माइनस डी लिखूं या D माइनस सी, वो डिपेंड करता है करंट की लोकेशन कहां है। क्लास 10th में आपको एग्जैक्टली ये जानने की अभी जरूरत नहीं है कि रिवर्स करंट कैसे हो सकता है, क्योंकि वो 12th क्लास का पार्ट है कि ऑपोजिट साइड से कैसे आएगा। अभी आप कॉमन सेंस लगाओ, अभी आप कॉम्प्लिकेशंस में मत जाओ कि भाई एक पाइप में से पानी इधर से आए या इधर से आए, उसका पोटेंशियल तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा ना। एक रेजिस्टेंस में से पानी करंट इधर से आए या इधर से आए, ड्रॉप तो होगा ही ना। तो दोनों साइड अगर एक में सी है एक में डी है, तो डी माइनस सी, सी माइनस डी की जगह क्या लिखूं, सी माइनस डी लिखूं। और इसको अगर नहीं समझ आया, कंफ्यूज हो गए, तो इसको आसान तरीके से मैं आपको जुगाड़ बताया तो बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, उससे समझ आ जाएगा कि आपको क्यू रेजिस्टेंस से पता चल गया था कि C इज ग्रेटर देन डी, क्यू से पता चल गया था C इज ग्रेटर देन डी, तो कॉमन सेंस से C माइनस डी होगा, है ना। D माइनस सी हो ही नहीं सकता, वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो उससे भी आप जुगाड़ लगा सकते हो कि कौन सा बड़ा है। आप वो पहले वाले ने बता दिया कि भाई C माइनस डी बड़ा है,
ठीक है, सी से सी बड़ा है डी से, तो सी माइनस डी है। अब एस रेजिस्टेंस की बात करें, जो फोर्थ रेजिस्टेंस है एस, उसके राइट साइड में डी है, एफ था पर एफ और डी बराबर है, तो राइट में डी है, लेफ्ट में सी है। ठीक है, तो इसका भी सी माइनस डी हो जाएगा उसी लॉजिक से, पोटेंशियल डिफरेंस। और रेजिस्टर बी जो है, सॉरी बी कह रहा हूं, टी लास्ट वाला रेजिस्टर है टी, उसकी एक साइड बी है एक साइड डी है। ओके, तो ये क्या हो गया, डी माइनस बी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस एक बार सारे निकाल दिए, उसके बाद आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। दो अरेंजमेंट बना रहा हूं, एक पैरेलल एक सीरीज। पैरेलल में ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है उसके जो लेफ्ट में पोटेंशियल है वही नीचे वाले रेजिस्टेंस के लेफ्ट में होगा। क्यों? क्योंकि बीच इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में तो कोई रेजिस्टर है ही नहीं ना, तो ये तो सेम पोटेंशियल होगा। सिमिलरली जो इसके राइट में है और नीचे वाले के राइट में है वो भी सेम पोटेंशियल पे होंगे, हाँ या ना, क्योंकि उन दोनों के बीच में इस पाथ से कोई रेजिस्टेंस आ ही नहीं रहा। तो पैरेलल में क्या होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये बात मैंने अपने लेक्चर में ही बताई थी कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। तो पैरेलल में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। तो जो सी डी ये तीन रेजिस्टर हैं वो एक्चुअली किसमें है, पैरेलल में है, जब तो सबके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम आया। क्लियर? ओके, अब सीरीज की बात करते हैं। सपोज करो सीरीज में इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल मार्क करता हूं। चलो, इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल है, इस पे एक पोटेंशियल है और इस पे एक पोटेंशियल है। सपोज करो यहां पे है x, यहां पे है y, यहां पे है z। ठीक है, तो रेजिस्टर 1 के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस वाई, और रेजिस्टर 2 के अक्रॉस क्या होगा, y माइनस डी। मतलब अगर दोनों रेजिस्टर में से एक पोटेंशियल कॉमन है और बाकी दोनों अलग अलग है तो ये कैसा हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। समझे? अगर दोनों पोटेंशियल दोनों साइड पे सेम सेम है तो पैरेलल में है, और एक एक सेम है और बाकी दूसरे दूसरे चेंज्ड हैं तो सीरीज में हो जाएगा। अब वही जुगाड़ यहां लगाते हैं भाई, वही जुगाड़ यहां लगाते हैं। डायग्राम अब थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए थी, मैं दूसरा पेज पे आता हूं, रुको एक बार इसको सेलेक्ट कर दूं। ओहो, कॉपी पेस्ट होना दिक्कत आ जाएगा, रुको, चलो कोई नहीं, मैं आपको दूसरे पेज पे ही बना देता हूं। ये था, चलिए अब पहले तो हम क्या बना देंगे, क्यू आर और एस किस पे बना देंगे हम, पैरेलल में। ये है Q, ये है R, ये है S। ठीक है, चलिए अब Q और S की जो कंबाइंड अरेंजमेंट है उसमें भी तो एक साइड पे C है एक साइड पे D है, क्योंकि सबके एक साइड पे C है एक साइड पे D है, तो पैरेलल में है तो नेट का भी सेम ही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पूरी अरेंजमेंट के लेफ्ट में क्या है, C,
और P जो है उसके राइट में C है, पर लेफ्ट में दूसरा A आ गया है ना, तो P रेजिस्टर इज इन सीरीज विद QRS। मतलब कुछ इस तरीके से देखो, एक बार देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इसके एक साइड लेफ्ट साइड पे A है और राइट साइड पे C है, हा या ना। सिमिलरली इन रेजिस्टर T एक साइड पे D है, दूसरी साइड पे B है। अच्छा, तो QRS के राइट साइड पे क्या था हमारे पास? D था। रिमेंबर ये पोटेंशियल कितना आता था? C, ये आता था D, हाँ या ना। तो जब QRS के राइट साइड पे D है और हमारे T के लेफ्ट साइड पे D है, मतलब यहां पे T कुछ इस तरह सीरीज में बनेगा। मतलब P के अराउंड अब क्या हो गया? A और C। QRS के अराउंड क्या क्या हो गया? C और D। T के अराउंड क्या हो गया? D और B। ये हमारा एक रिजॉल्व सर्किट बना इजी तरीके से। इजी तरीके से बना दिया। अब थोड़ा आई नो आप लोग कहोगे सर ये इजी थोड़ा ना था, इतनी मेहनत करा दिया आपने। तो ऐसे क्वेश्चंस रेयरली आते हैं, बट पता होने चाहिए, क्योंकि अब आपको हमने इसमें डाले मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में। आप कहोगे सर आपके रेयरली आते हैं, इस कॉम्प्लिकेशन के साथ रेयरली आते हैं, बट इस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस प्रोबेबल है। मैं आपको और दूसरी तरीके से समझाया जाए तो कहने का मतलब यह है, ये जो पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है। अब फटाक से रिजॉल्व कर देते हैं। हमें पता था हमारे इनिशियल डायग्राम से कि सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू कितनी है PQRST की? 1 ओम। ठीक है जी, 1 ओम है जी। अब 1 ओम, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है और ये 1 ओम है ना। तो अब ये तीनों 1 ओम पैरेलल में है, तो इनका नेट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/R इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 इक्वल्स टू 3। R इक्वल्स टू 1/3। तो ये अब ये 1 है, ये 1/3 है और ये 1, ये तीनों किसमें दिख गए हमें? सीरीज में। तो इसका R नेट क्या हो जाएगा? ये सीरीज में तो सीधा ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1/3। ठीक है, मतलब 2 1/3 इज दी आंसर। 2 1/3 कह लो या 2.33 कह लो, ऑप्शन देखे। हाँ ये रहा, ऑप्शन सी इज 2 1/3। क्लियर है? आई नो कभी कभी लग रहा होगा कि ये वाला क्वेश्चन इट वेंट टू फार, बट बिलीव मी, लर्न दिस मतलब रटने के लिए नहीं कह रहा, लर्न मतलब समझ लो, एंड दिस विल बेनिफिट यू इन योर फ्यूचर ऑल्सो। ओके, next question, what is the effective resistance between point P and Q as shown in the figure? effective resistance मतलब net resistance। net resistance निकालने के लिए छोटा सा जुगाड़ कर देते हैं हम। क्या कर देते हैं? बैटरी लगा देते हैं, या फिर नहीं भी लगाओ तो आपको सीधा पता होना चाहिए क्या करना है। चलिए मैं बताता हूं आपको सीधा सीधा क्या करना है। P से करंट यहां से आएगा, लेफ्ट यहां से, और आगे Q में कहीं आगे जाएगा, है ना। ठीक है जी, P से आएगा तो वो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर, इधर और इधर। ये वाला तो सीधा Q तक जाएगा ही, ये जो ऊपर वाला है वो यहां तक जाएगा, फिर यहां, यहां और Q से मिल जाएगा। और ये वाला जो है, जो राइट को गया था, वो इधर, इधर, इधर और फिर Q से मिल जाएगा। तो ये कुछ अरेंजमेंट बन जाएगा। थोड़ा इससे लॉजिक लगाएं तो पता चलेगा कि ये जो लेफ्ट ट्रायंगल में जो ये 2-3 ओम के रेजिस्टर हैं, 2-3 ओम रेजिस्टर्स, ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। और राइट वाले भी आपस में सीरीज में है ना। चलिए तो इसको ड्रॉ तो चलो अभी रुक जाओ, पहले सीरीज तो आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। 3 और 3 कितना हो गया? 6। ये 3 3 6, हाँ या ना। तो अब एक फाइनल डायग्राम अगर हम बनाए तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, अब तो बहुत ज्यादा इजी है।
अगर यहां से करंट आ रहा है तो तीनों में बढ़ता है और आगे जाता है, हाँ या ना। ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है। किसमें अरेंजमेंट? पैरेलल में है। तो बस आंसर निकालना है पैरेलल का, फटाक से आर नेट पता चल जाएगा आपको। क्या होता है पैरेलल का फॉर्मूला? 1/r इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 6 को एलसीएम लिया, 1 प्लस 2 प्लस 1, 4/6 आंसर आ गया। तो 1/r इक्वल्स टू 4/6, काटोगे तो 2/3। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। 3/2 का डेसिमल क्या होता है? 1.5 ओम्स। लिख लो अगर या स्क्रीनशॉट लगा लो। ऑप्शन नंबर सी 1.5 ओम्स। लेना है स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट पे बढ़ता हूं मैं फिर। The rheostat is used in the circuit to do what? Rheostat is used in the circuit to do what? चलिए भाई, क्या करता है रियोस्टैट? रेजिस्टेंस वेरी करता है, पर रेजिस्टेंस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसमें कह रहे हैं इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ये कह रहा है डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ये कह रहा है इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, सी ऑप्शन। और डी कह रहा है चेंज द करंट विच इज इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी इन द रेजिस्टर विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। पहली बात तो डी ऑप्शन से थोड़ी लड़ाई है मेरी। कैसे? कह रहे हैं चेंजिंग द करंट इन द रेजिस्टर विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कोई रेजिस्टर है तो वो ओम्स लॉ फॉलो करेगा। अच्छा, उसका अपना रेजिस्टेंस तो वेरी नहीं कर सकते, सिर्फ अपना इंडिविजुअल रेजिस्टर की बात करें तो ये तो वेरी नहीं कर सकते। अब अगर आप करंट चेंज करोगे तो कॉमन सेंस से वी भी चेंज होगा ना, हाँ या ना? तो ऐसा थोड़ा हो सकता है कि करंट चेंज कर दो और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो ऑप्शन डी को तो हमने वैसे ही डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। ए बी सी आए। एक बात बताओ, रियोस्टैट क्या करता है? नेट रेजिस्टेंस को वेरी करता है ना। सपोज करो आपने उसको सीरीज में लगाया हो या पैरेलल में लगाया हो, एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस के साथ। रेजिस्टेंस रियोस्टैट का वेरी करके आप सीरीज या पैरेलल का नेट रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हो ना। तो अगर आप नेट रेजिस्टेंस वेरी करोगे और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का सेम है ना, तो करंट भी वेरी होता रहेगा, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप रियोस्टैट की वैल्यू बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, जिसमें ये कह रहे हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। क्लियर है? एक बार देख ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A student boils water in an electric kettle for 20 minutes. A student boils water in an electric kettle for 20 minutes using the same main supply. मेन सप्लाई हमेशा ध्यान रखना, मेन सप्लाई जहां भी लिखा है मतलब वोल्टेज की बात हो रही है, पीछे से जो वोल्टेज आ रही है बिजली विभाग से, ठीक है। तो यूजिंग द सेम मेन सप्लाई ही वांट्स टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम ऑफ वाटर। ओके, बॉइलिंग टाइम ऑफ वाटर रिड्यूस करना है भाई साहब को। ओके जी, तो क्या करना चाहिए? टाइम रिड्यूस करना है तो बताओ। अगर टाइम रिड्यूस करना है तो उसी कम टाइम में आपको उतनी ही सफिशिएंट हीट प्रोवाइड करनी है, यस और नो, हाँ या ना? अरे भाई, हीट क्या होती थी? पावर इनटू टाइम होता है ना हीट। अगर मुझे टाइम रिड्यूस करना है तो मुझे पावर बढ़ानी पड़ेगी, हाँ या ना? तो उतने ही टाइम में ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या फिर कम टाइम में उतनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो पावर बढ़ानी है इन एनी केस। तो पहली लाइन से हमें ये तो पता चल गया कि भाई पावर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। चलिए, और दूसरी पहली लाइन से पता चला V सेम है, और दूसरी लाइन से पता चल गया पावर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं टू डू सो ही शुड इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। ओके, इतना हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यस और नो। तो एक तरीके से क्या पूछ रहे हैं? रेजिस्टेंस बढ़ाया या घटाया जाए। तो तीन चीजें हमें पता चल गई। क्या पता चली भाई?
पहला, V कांस्टेंट है हमारा पीछे से जो आ रहा है। दूसरा, वी हैव टू इंक्रीज द पावर। तीसरा, हाउ टू वेरी रेजिस्टेंस। लेंथ बोली है पर हमने बता दिया कि लेंथ और रेजिस्टेंस एक ही मतलब आ जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, हमने पढ़ा हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो V, P और R तीनों को अकोमोडेट करता है? कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो V, P और R तीनों को अकोमोडेट करता है भाई? कौन सा है? याद नहीं आ रहा? P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। हाँ है ना? अब P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर है, V कांस्टेंट है तो V स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। हाँ या ना? P कांस्टेंट, V कांस्टेंट है तो V स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। मतलब क्या हो गया? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ गया। तो मतलब अगर P बढ़ाना है तो R कम करना पड़ेगा। तो R कैसे वेरी करना है? हमें R को रिड्यूस करना है, और टू रिड्यूस R we must reduce length of heating element। अब सर ये तो आपने मैथमेटिकली सोच के निकाल दिया आंसर, पर हम लोग तो ये सोच रहे थे कि जितना लंबा रेजिस्टेंस हम लगा देंगे उतनी ज्यादा हीट हो जाती है। भाई ऐसा नहीं होता। जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं उनमें V कांस्टेंट रहता है। आपने पढ़ा होगा डोमेस्टिक सर्किट्स में पैरेलल वायरिंग होती है, पैरेलल वायरिंग में V कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम V स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सपोज करो अगर सीरीज की होती तब हम I स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, अभी V स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डोमेस्टिक सर्किट जो होते हैं उसमें पैरेलल होता है, सीरीज नहीं होता। ठीक है, अगर सीरीज होता तो I स्क्वायर आर होता, देन पावर वुड हैव बीन प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, विच इज नॉट द केस इन एनी ऑफ आवर डेली लाइफ सिचुएशंस। तो ये जो मिसकंसेप्शन है, सोच के लगाते हो कि जितना ज्यादा लंबा हीटिंग एलिमेंट लगा दूंगा या लगा दूंगी तो उतना जल्दी हीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। Calculate the equivalent resistance between A and B if the points A and B are connected to 12 volts battery. What is the current flowing in 2 ohm resistance? Okay, second part of the question में बाद में आएंगे, पहले नेट निकाल देते हैं। ये वाला 2, ये वाला 4 और ये दोनों मिला के ये सब सीरीज में है। दिस एंड इनका कॉम्बिनेशन। पहले इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकाल दे पैरेलल से। 1 बाय आर इक्वल्स टू 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8, एलसीएम लिया 8, 2 प्लस 1 3 बाय 8। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 8 बाय 3 ओम्स। तो इस पूरे पैरेलल सेटअप की वैल्यू क्या है? 8 बाय 3 ओम्स। चलिए भाई, अगर पैरेलल सेटअप की वैल्यू 8 बाय 3 ओम्स है तो अब आगे क्या करेंगे हम? इसकी और इस पैरेलल सेटअप की किसमें सीरीज में वैल्यू निकाल देंगे। हाँ या ना? तो कैसे? आर नेट में सिंपल सीरीज में क्या होता है? ऐड होता है। 2 प्लस 4 प्लस 8 बाय 3। इज दैट क्लियर? विच इज 2 प्लस 4 प्लस 8 बाय 3। अगर एलसीएम ले लें 3 का तो आ जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 8 विच इज 26 बाय 3। इज दैट क्लियर? 26 बाय 3 ओम्स। इसको डेसिमल में भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, 8.67 आंसर आएगा, 8.67। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहो तो कर सकते हो। तो 26 बाय 3 ओम्स दैट रेजिस्टेंस है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी लगी है भाई तो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन 2 ओम रेजिस्टेंस। अरे भाई, जो नेट करंट होगा वही 2 ओम में जाएगा, क्योंकि सीरीज में नेट करंट ही जा रहा होता है, वो पैरेलल होता है जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक तरीके से हमें क्या निकालना है? आई नेट निकालना है। आई नेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यहां लिख दूं, दिख रहा है? ठीक है, आई नेट का फॉर्मूला क्या होता है? V बाय
आर नेट, है ना। तो ओम्स लॉ को इन्वर्स कर दिया एक तरीके से मैंने। तो V क्या था हमारा 12 वोल्ट अपॉन 26/3। तो इसका जो आंसर आता है दैट इज योर फाइनल आंसर। 12 इंटू 3 कितना होगा 36, 36 अपॉन 26, अच्छा 18/13, 18/13 आया आंसर। कितना आया 18/13 एम्पियर्स। ठीक है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे फिर हम। आई होप ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ें। इट वुड कॉस्ट अ मैन 3.5 rupees to buy 1 kilowatt hour of electrical energy from the main electricity बोर्ड। बिजली विभाग से बिजली खरीदने के लिए 1 किलोवाट के लिए उसको 3.5 रुपए देने पड़ेंगे। याद है मैंने पढ़ाया था 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर क्या होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 यूनिट का 3.5 रुपए का रेट है। ऑल तो बड़ी सस्ती जगह है भाई, एक यूनिट का 3.5 रुपए का रेट है, हमारे यहाँ तो 9 रुपए 10 रुपए का रेट है। कोई नहीं भाई, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन जब फॉर्मुलेट हुआ हो 20 साल पहले हुआ हो, अब तो बिजली बहुत महंगी है। ठीक है, तो 3.5 रुपए की 1 यूनिट है। His generator has a maximum power of 5 kilowatts. Okay, the generator produces energy at a maximum power for 5 hours. How much would it cost to buy the same amount of energy from the main electricity board for the month of January? कह रहा है भाई मेरे पास 5 किलोवाट, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी, मेरे पास 5 किलोवाट का जनरेटर है और मैं उसको 5 घंटे चलाता हूं दिन में। तो बिजली विभाग कह रहा है एक बार कैलकुलेट तो कर लो, हो सकता है आपको महंगा पड़ रहा हो जनरेटर, हम आपको सस्ते दे देंगे बिजली। कहेगा अच्छा करता हूं। तो उसने हमारे पास आया, मेरे पास क्या, हमारे पास आया, कैलकुलेशन करो भाई हमारे लिए। तो हमने कहा कर देंगे, सिंपल सी बात है। अगर 5 किलोवाट 5 घंटे तक चलता है तो कितनी यूनिट लगती है बिजली की, एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी इज व्हाट, पावर इनटू टाइम विच इज 5 किलोवाट इनटू 5 आवर्स। सर आप तो बड़ी गंदी हरकत कर दिया, आपने एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया, आपने कहा था हमेशा एसआई में कन्वर्ट करना होता है। अरे भाई हमें आंसर भी किलोवाट आवर में निकालना है, इसलिए नहीं करा मैंने। ठीक है, 5 इंटू 5 इज 25 किलोवाट आवर, या फिर 25 यूनिट्स हमें एक दिन में खर्च होती है। ठीक है, 25 यूनिट्स एक दिन में खर्च होती हैं। ओके, तो एक दिन में खर्चा कितना होता है हमारा, कॉस्ट ऑफ 1 डे, कॉस्ट ऑफ 1 डे इज व्हाट 25 यूनिट्स इंटू 3.5 रुपीज। दिस इज द कॉस्ट इन रुपीज फॉर 1 डे। ओके, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, तो मंथली कॉस्ट कितनी आएगी, दिस वैल्यू इंटू 31, मतलब 25 इंटू 3.5 इंटू 31 इक्वल्स टू व्हाट, कैलकुलेट करके बताइए। कर लिया, 2712.5 रुपीज। तो भाई बिजली विभाग ने उनसे बोला अगर इतने रुपए से कम आपका डीजल लगता है तो आप इस्तेमाल कर लो जनरेटर, अगर इससे ज्यादा का लगता है तो हमसे ले लो भाई, बेटर हमारा सॉल्यूशन है। डीजल भी बहुत महंगा है आज के डेट में, तो आई एम प्रीटी श्योर वो बिजली ज्यादा सस्ती पड़ जाएगी डीजल के कंपैरिजन में। ठीक है जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अरे इस डायग्राम को थोड़ा हल्का सा कंफ्यूजन होगा जब आपके पास आया होगा, ये वी नहीं है, ये एरो है एक्चुअली, ये एरो है कि करंट जा रहा है 0.5 एम्पियर का। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है कि भैया 8 वोल्ट हमें पता है बैटरी में जो वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंसेस हमें पता है लगे में,
करंट सर्किट में 0.5 एम्पियर है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वी नेट पता है, आई नेट पता है, तो एक तरीके से आर नेट निकाल देंगे हम। ठीक है जी, आर नेट निकाल के हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ध्यान से देखना एक बार, आर नेट क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R इक्वल्स टू V बाय आई, तो आर नेट इक्वल्स टू V नेट बाय आई नेट, तो V क्या है 8 अपॉन 0.5 एम्पियर इज I, आंसर कितना आ गया 16 ओम्स। तो आर नेट हमारा क्या आना चाहिए 16 ओम्स। निकालना हमें क्या है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो X दी हुई है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम बाकी रेजिस्टेंस निकालना शुरू करेंगे। 4, 12 और 6 ये तीनों किस में है, पैरेलल में है, तो इनका निकाल दें एक बार, क्या आएगा आंसर। इनका आर नेट अपना क्या है, आपको आई होप बोर्ड दिख रहा है, 1 बाय आर पैरेलल इज 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 6। एलसीएम लिया हमने 12, तो 3 प्लस 1 प्लस 2, 6 बाय 12 विच इज 1 बाय 2, तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 2 ओम्स। तो ये जो सर्कल मार्क किया ये कितना है 2 ओम्स। नाउ दिस 4 ohms, this 2 ohms and this x ohms is in what? Is in series and they together form what? R net. तो इक्वेशन लिख दें, R net equals to 4 plus 2 plus x। R net की वैल्यू हमने यहां से निकाल दी थी, नहीं ये नहीं, सॉरी ये निकाल दी थी, रिमेंबर 16 ओम, तो 16 विच इज 16 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 प्लस x, तो x की वैल्यू क्या आ गई इससे 10 ohms। इज दैट क्लियर, इज द आंसर क्लियर। अगर जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको क्लैरिटी नहीं है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर मेंशन करके लिखें कि सर ये वाला मुझे समझ नहीं आया, और हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, मैं आपको उसी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दूंगा कि अगर आपको समझ नहीं आया। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि समझ आए, चाहे दूसरी बार में आए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। ले लो एक मिनट स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पे पढ़े, ठीक है जी। डिफाइन करंट एंड एक्सप्रेस इट्स फॉर्मूला। ओके बच्चों, कंफ्यूजन में हो आप लोग, आप गलती ओम्स लॉ के इस्तेमाल से करंट प्रूफ करना चाहते हो, ये गलती कर देते हो। V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V प्लस V अपॉन R, तो आप लिखते हो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस, बेकार। एक्चुअल करंट की डेफिनेशन क्या थी, डू यू रिमेंबर दिस? एक्चुअल करंट की डेफिनेशन थी चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। डू यू रिमेंबर दिस? ये डेफिनेशन, मतलब ये क्वेश्चन मैंने जबरदस्ती डलवाया है इस पेपर में कि भाई ये चीज नहीं पता होगी बच्चे तो गलती कर देंगे, तो सबसे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट, एक सेकंड एरिया लिख दिया मैंने, गलती हो गई, सॉरी 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 सॉरी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, सॉरी। कल मैं एरिया से रिलेटेड कुछ पढ़ा रहा था, हो सकता है वहीं से मेरी जुबान पे गलती से एरिया निकल गया। कल मैं क्लास 12th को वो पढ़ा रहा था, इंटेंसिटी जो होती है लाइट की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो वहां से गलती से एनर्जी पर यूनिट एरिया ऐसे कुछ आ गया मेरे मन में, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन ऑफ करंट। Hence the formula, remember, is Q by T. Do you remember that? जिसमें Q होता है चार्ज कूलम्स में,
टी होता है टाइम सेकंड्स में और आई होता है करंट एम्पियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज डोमेस्टिक वायरिंग पैरेलल? क्यों होती है जी डोमेस्टिक वायरिंग पैरेलल? क्योंकि जी अगर पैरेलल में एक रेजिस्टर खराब हो जाए, फूक जाए, टूट जाए, तो बाकियों में से फिर भी करंट जाता रहेगा, उनको एनर्जी फिर भी मिलती रहेगी। तो पहला रीजन क्या है? फेलियर ऑफ वन डिवाइस will not result in the failure of the whole system। क्लियर है? फेलियर ऑफ वन डिवाइस विल नॉट होल्ड, क्या कहते हैं, विल नॉट रिजल्टिंग लिख दिया मैंने, अरे ग्रामेटिकली रॉन्ग कर दिया मैंने, विल नॉट रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ द होल सिस्टम। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या है जी? दूसरा रीजन ये है कि हमारे पास जो पीछे से सप्लाई आती है, मेन सप्लाई, वो क्या होती है? वोल्टेज कांस्टेंट होती है उसकी, है ना? वोल्टेज कांस्टेंट है। अच्छा, तो पावर के क्या क्या फॉर्मूले होंगे भाई? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है आई स्क्वायर आर, तो पावर किससे प्रोपोर्शनल हो जाती है? आई स्क्वायर से। दूसरा होता है वी स्क्वायर बाय आर, तो पावर उसमें किससे प्रोपोर्शनल हो गई? वी स्क्वायर से। हाँ है ना? हर इंडिविजुअल डिवाइस के लिए हमें चाहिए ज्यादा पावर, तो हमें या तो ज्यादा उसमें वोल्टेज चाहिए ज्यादा, या तो करंट चाहिए। अगर मैं उसमें ज्यादा करंट मांगना चाहूं तो भाई करंट तो किस पे डिपेंड करता है? आर नेट पे डिपेंड करता है। अगर सारे डिवाइसेस में पैरेलल में लगा दूंगा तो आर नेट क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आर नेट? आपका आर नेट इंक्रीज कर जाएगा। आर नेट इंक्रीज कर जाएगा तो आई नेट डिक्रीज कर जाएगा, हेंस पावर विल बी लेस, हेंस वी डोंट यूज दिस। अच्छा, व्हाट इफ सर पैरेलल में लगा दूं? पैरेलल में लगाऊंगा तो वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट है, हर इंडिविजुअल डिवाइस का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वी स्क्वायर बाय आर आपका पावर आ जाएगा। तो ये तो सर बेनिफिशियल है, पिछली वाली में जैसे कम हो गया, इस वाली में कम नहीं होता, है ना? तो ये भी फायदा है। दूसरा वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि वोल्टेज में आर नेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, सॉरी पैरेलल में आर नेट रिड्यूस हो जाता है। कभी कभी मैं गलती से कुछ ना कुछ इधर उधर बोल देता हूं, करेक्ट कर देता हूं विद इन अ सेकंड, डोंट वरी, ठीक है? पैरेलल में आर नेट रिड्यूस हो जाता है। आर नेट रिड्यूस हो जाएगा तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। अगर डिनोमिनेटर रिड्यूस हो गया तो पावर क्या होगी? बढ़ जाएगी। हेंस द सेकेंड पॉइंट इज मोर पावर आउटपुट। मोर पावर आउटपुट, मोर पावर आउटपुट है मतलब लेस पावर वेस्ट हो रही है। पावर वेस्ट हो रही है मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम कम वेस्ट हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में कम एनर्जी वेस्ट हो रही है। दैट इज द थर्ड पॉइंट, लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ने से पहले। बढ़े नेक्स्ट पे, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेजिस्टेंस। फैक्टर्स कौन कौन से रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? रिमेंबर हमने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, याद है? तो उसको अपनी भाषा में लिखेंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो 3 नंबर का बनाओगे तो सिर्फ एक वर्ड तो लिखोगे नहीं, तो क्या लिखोगे? मोर द लेंथ हायर द रेजिस्टेंस, लेसर द लेंथ लोअर द रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला लिख के फिर वो लिखना। सेकंड पॉइंट क्या है?
Resistance is inversely proportional to area. Hence, more the area, lesser the resistance. Lesser the area, higher the resistance. Remember? देन उसके बाद एक, अगर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एक जरा लास्ट फॉर्मूला और लिख देना, अगर 2 का है तो इतने में काफी है। 3 नंबर का है तो लास्ट में आप ये लिख देना कि हेंस रेजिस्टेंस इज पैरेलल प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए रो लगा देते हैं, तो रो एल बाय ए, वेयर रो इज व्हाट, रिमेंबर अ कांस्टेंट विच इज रेजिस्टिविटी। क्लियर है? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर ही है आई थिंक, हाँ नहीं ओम्स लॉ है, उसके नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी के ऊपर। चलो ओम्स लॉ पे बाद में आता हूं मैं, पहले रेजिस्टिविटी इसी से क्लियर कर देते हैं। ये रेजिस्टिविटी R इक्वल टू रो एल बाय ए से आएगा, तो फॉर्मूला पहले न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहा हूं, बाद में व्हाट इज रेजिस्टिविटी पे आता हूं। R इक्वल टू रो एल बाय ए, तो रो की वैल्यू क्या आ गई इससे, रो इक्वल्स टू आर ए बाय एल। ये है न्यूमेरिकल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। थ्योरी क्या लिखनी है इसमें, व्हाट इज रेजिस्टिविटी में, रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल बिकॉज ऑफ विच इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लोइंग इन इट। क्लियर है? फॉर अ गिवन मटीरियल द रेजिस्टिविटी विल ऑलवेज रिमेन द सेम एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरी करने पे रेजिस्टिविटी चेंज होती है, बट दैट इज इन क्लास 12th का सिलेबस। तो आपको बस एक छोटा सा साइड में मेंशन करना है एट द सेम टेम्परेचर, उसकी डिटेल्स में नहीं जाना, आपको इतना लिखना है रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है? सो उसको न्यूमेरिकली ऐसे एक्सप्रेस कर देना है। प्रीवियस क्वेश्चन पे आ जाए वापस, ओम्स लॉ पे। एक्सप्लेन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की एग्जैक्ट डेफिनेशन जो ओम भाई साहब ने दी थी वो जरूर याद रख लेना, वो बहुत काम आएगी। लोग सीधा V इक्वल टू आई आर लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। पहले डेफिनेशन लिखते हैं। ओम सेड दैट द करंट फ्लोइंग अक्रॉस अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its length। मेरी जो वीडियो लेक्चर्स की सीरीज है 15 लेक्चर्स में मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किया है, उसमें आपको ओम्स लॉ वाली में ही पूरा मिल जाएगा अगर डिटेल में पढ़ना है तो। करंट फ्लोइंग अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी इट्स लेंथ। तो I प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, V। I प्रोपोर्शनल टू V इज ऑल्सो नोन एज V इक्वल्स V प्रोपोर्शनल टू I, एक ही बात है। और देन V इक्वल्स टू आई आर कर देते थे, जहां हम प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते थे। डू यू रिमेंबर? एंड हेंस दिस इज द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ। बट इफ ओम्स लॉ इज आस्क्ड यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन एज वेल। सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा दोस्तों, समझे? 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है आराम से। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया था रेजिस्टिविटी वाला। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। मैं डिफरेंस बता देता हूं, आपको अपने आप ही समझ आ जाएंगे। यूज से ज्यादा अच्छा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, उसमें यूज भी आ जाएगा, तो ये थोड़ा और लार्जर क्वेश्चन कवर कर लेगा। पहला पॉइंट, एमीटर जो होता है हमेशा, अच्छा एमीटर होता क्या है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट, यूज्ड टू मेजर करंट। एंड व्हाट इज वोल्टमीटर, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमीटर इज
ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, सर्किट में इसको सीरीज में डाला जाता है। एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, हाँ है ना। इनके लोगोस भी आप डिफरेंस में डाल सकते हो। इसका लोगो होता है एमीटर का, ऐसा यहां से करंट आ रहा है, यहां करंट जा रहा है, यहां पे एक सर्कल बनाकर उसमें कैपिटल ए लिख देंगे तो एमीटर का लोगो है। और वही सर्कल में वी लिख देंगे तो वो वोल्ट मीटर का लोगो। लोगो गलत वर्ड यूज कर लिया ना मैंने, सिंबल, सिंबल ज्यादा सही रहेगा साइंटिफिकली स्पीकिंग, है ना। ठीक है, एक बार मैं आपको डिफरेंशिएशन में इतना काफी है, इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे, पर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एक बार मैं आपको सर्किट में इसको पुट करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो इमेजिन दिस इज अ बैटरी, इमेजिन कि दिस इज अ बैटरी, दिस इज अ रेजिस्टर, दिस इज अनदर रेजिस्टर, दिस इज अनदर रेजिस्टर इन पैरेलल, ऐसा कोई अरेंजमेंट बनाया है। ठीक है, फिर यहां पे एक और रेजिस्टर बना दिया और ऐसे एक सर्किट बना दिया। ठीक है, ऐसा सर्किट है। ठीक है, तो इसी के सीरीज में क्या रहेगा, यहां पे एक एमीटर लगा देंगे जिससे पता चलता रहेगा कि भाई कितना करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, एमीटर की जो देखो नीचे वाली साइड है, ये किससे कनेक्ट हो रही है, नेगेटिव ऑफ द बैटरी से, तो यहां पे एक नेगेटिव साइन बना देंगे। ऊपर वाली साइड आगे जाके किससे कनेक्ट हो रही है, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से, तो ऊपर एक पॉजिटिव साइन बना देंगे। क्लियर। और यही वोल्ट मीटर बताना हो तो सपोज करो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कैसे निकालोगे, यहां पे पैरेलल में एक वोल्ट मीटर, एक सेकंड रुको, पैरेलल में कनेक्शंस जोड़ोगे और यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो वही लेफ्ट वाली साइड कहां जा रही है इसकी, नेगेटिव की तरफ, तो यहां नेगेटिव साइन। राइट वाली साइड घूम फिर के कहां जा रही है, इधर पॉजिटिव ऑफ द बैटरी पे, तो इधर पॉजिटिव साइन। सो दिस इज द एक्चुअल अरेंजमेंट हाउ एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर यूज्ड इन द सर्किट। जब एमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा तब आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। वहां पे आपको सिर्फ ये पॉइंट्स लिखने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आपको बता दूं कि दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन इन द टेस्ट एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशंस फॉर द टेस्ट। नाउ आई विल सी यू व्हेन वी विल हैव द नेक्स्ट टेस्ट। ओके, तब तक अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, पेपर के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, थोड़ा सा बीच में रिलैक्सेशन का भी टाइम निकाल के रखें एंड जस्ट डू योर बेस्ट, डोंट टेक एनी स्ट्रेस।